बातें आस्था और विश्वास की, धर्म की, अधर्म की। आज की कहानी का शीर्षक है आश्रय। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम किसी के प्रति जो सोचते हैं वह हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी सोच की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप बहुत कुछ सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। कहानी कुछ लंबी जरूर है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। दोस्तों, आज के सभ्य कहे जाने वाले परिवारों में न जाने क्यों कुछ ऐसी परंपराएं जन्म ले रही हैं जो अपने जन्मदाता माता पिता से अपने ही बच्चों को विपरीत दिशा में मोड़ देती हैं। और वही बच्चे जो कभी अपने पिता अपनी माता की उंगली पकड़कर चलना सीखते थे, उन्हीं बच्चों को अपने माता पिता एक बोझ से लगने लगते हैं और उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। उन बूढ़े माता पिता पर क्या बीतती है इस बात से वे बेखबर रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और एक ना एक दिन उन्हीं तिरस्कृत माता पिता को कोई अन्य सहारा देने वाला भी मिल जाता है। इसी बात को दर्शाती आज की ये कहानी आपको शायद पसंद आएगी। रीना अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने घर की बालकनी में आकर अभी खड़ी ही हुई थी कि उसकी निगाह सामने पेड़ के नीचे खड़ी बूढ़ी माई पर टिक गई, जिसके जिस्म पर पड़े कपड़े उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। रीना ने सोचा, न जाने ये बूढ़ी माई कौन है जो रोज हमारे मकान की ओर ताकती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई चोर हो जो हमारे घर की निगरानी करती, इस फिराक में कि कब मौका मिले और कब घर का माल साफ कर दे। रीना का पति सौरभ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हेड था जो अहमदाबाद से ट्रांसफ़र होकर 1 महीना पहले ही दिल्ली आया था। दिल्ली आकर उसने इस फ्लैट को किराए पर ही लिया था, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले ही सौरभ ने इस फ्लैट को फ्लैट मालिक नवीन जी से खरीद लिया था। वैसे अभी उसका इरादा इस फ्लैट को खरीदने का नहीं था, लेकिन कम दाम में मिलने का लालच उसे इस फ्लैट को खरीदने से रोक नहीं सका। सौरभ दिल्ली शहर में आते ही अपने ऑफिस के काम में मशगूल हो गया था। रीना के दोनों बच्चे आरती और ऋषभ का एडमिशन भी पास के एक स्कूल में हो गया था, जहाँ दोनों बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में तल्लीन हो गए थे। आरती अभी 6ठी क्लास में थी और ऋषभ 4थी में था। शाम को जब सौरभ घर आया तो रोजाना के रूटीन के अनुसार रीना चाय बनाकर ले आई। दोनों बच्चे अपने अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी अपनी मनपसंद फिल्में देखने में व्यस्त थे। रीना ने चाय नाश्ते के दौरान सौरभ से उस बूढ़ी माई के बारे में चर्चा की। सौरभ भी रीना की बात सुनकर कुछ अशांत सा हुआ, क्योंकि उससे पता चला था कि कुछ दिनों से उसके इलाके में चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। सौरभ ने कहा कि मैं चौकीदार से बोल दूंगा, वह पता लगा लेगा कि वह बूढ़ी माई कौन है। वह हमेशा हमारे घर की ओर ही क्यों ताकती रहती है। रात को खाना खाने के बाद टहलने के उद्देश्य से सौरभ बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे चौकीदार मिल गया। सौरभ ने चौकीदार को उस बूढ़ी माई के बारे में बताया और उस पर निगरानी रखने को कहा। दूसरे ही दिन चौकीदार ने सौरभ को बताया कि वह बूढ़ी माई इस फ्लैट की पहले मालकिन थी और उसके पति का देहांत भी इसी फ्लैट के अंदर वाले कमरे में हुआ था। उसका बेटा नवीन अपनी मां को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ाया था और इस फ्लैट को आपके हाथ बेचकर खुद कनाडा चला गया। बेचारी लाचारी से अपने यानी जो पहले उसका अपना फ्लैट था उसे देखती रहती है, क्योंकि कल उसके पति की बरसी की तारीख है और वह अपने पति की याद में इस फ्लैट के उसी कमरे में अपने पति के नाम का एक दिया जलाना चाहती है। सौरभ साहब, वह कोई चोर नहीं है, वह तो बेटे बहू द्वारा सताई हुई एक माँ है। सौरभ साहब, अगर आप उसे इजाज़त दे दें तो वह अपने पति की याद में आपके फ्लैट के उस कमरे में दीप जलाकर अपने दिल को कुछ शांति दे लेगी। सौरभ और रीना ने सोचा, अगर ये बात है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन रीना बोली, पर अब तो ये मकान उसका नहीं है, तो फिर उससे अपने दिल को सुकून कैसे मिलेगा? इसे तो हमने खरीद लिया है। चौकीदार बोला, रीना बहन, ये बात तो सही है, लेकिन एक बूढ़े दिल को कौन समझाए कि अब ये मकान उसका नहीं है। अब बस उसकी यादें जुड़ी हैं इस मकान से। सौरभ ने रीना से कहा कि अगर एक दीप जलाने से एक बूढ़ी माँ के दिल को कुछ शांति मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है, जला देने दो उसे दीप। रीना ने चौकीदार से कहा, ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि वो कल आकर दीप जला लें, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। दूसरे दिन सुबह ही कॉल बेल बजी। सौरभ ने दरवाज़ा खोला
तो सामने चौकीदार हुआ वही बूढ़ी माई हाथ में एक दीप लिए खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी और हाथ कांप रहे थे। सौरभ ने उसके हाथ से दीप लेते हुए उस बूढ़ी माई का हाथ पकड़कर अंदर बैठाया और रीना को चाय बनाने के लिए बोला। रीना भी बूढ़ी माई का यह हाल देखकर अपनी आंखों के सैलाब को न रोक सकी और तुरंत ही चाय बनाने रसोई में चली गई। कुछ क्षण पश्चात सौरभ बूढ़ी माई का हाथ पकड़कर अंदर के कमरे में ले गया। वहां बूढ़ी माई ने दीप जलाया। दीप जलाते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे और वह कांपते स्वर में धीमे से बोली, अकेला छोड़कर चले तो गए, यह भी न सोचा कि मुझ अभागिन का क्या होगा। सौरभ स्तब्ध सा खड़ा उस बूढ़ी माई को देख रहा था। माई धीमे से उठी और सौरभ के सिर पर हाथ रखकर बोली, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। सौरभ माई का हाथ पकड़कर बाहर के कमरे में ले आया और सोफे पर बैठकर अपनी भर आई आंखों को पहुंचते हुए माई के हाथ साथ ही सोफे पर बैठ गया। इसी समय रीना भी चाय और कुछ नरम से बिस्कुट लेकर आ गई। रीना ने माई के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा, माई, नवीन आपका बेटा है? माई जैसे फट पड़ी, कैसा बेटा? ऐसी औलाद से तो औलाद ना होती तो ठीक था। मुझे धोखे से एक वृद्ध आश्रम में यह कहकर छोड़ आया कि ये मेरे दोस्त का घर है, शाम को मैं आऊँगा, आपको ले चलूँगा, और ये मकान बेचकर सारा रुपया पैसा लेकर चला गया कनाडा। उस आश्रम वालों को भी कोई पैसा वैसा नहीं दिया। आश्रम वालों ने भी कुछ दिनों तो हमें रखा और फिर एक दिन आश्रम से निकाल दिया। अब तो बस सड़क के किनारे के पेड़ों के नीचे ही अपना कहते कहते माई का गला भराया। कुछ देर शांत रहने के बाद माई ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे मालूम पड़ते हो जो तुमने हमें अपने घर में आने दिया, वरना कौन इस फटे हाल बुढ़िया को अपने घर में घुसने देता। तुम दोनों खूब तरक्की करो, अब मैं चलती हूँ, तुम्हें भी काम पर जाना होगा बेटा। सौरभ ने कहा, माई आज रविवार है, ऑफिस की छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, तभी तो अभी तक सो रहे हैं। माई बार बार अंदर वाले कमरे में जल रहे दीप को देख रही थी। माई सौरभ से बोली, इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, यही अंदर वाले कमरे में आकर बैठी थी। सोचा था अब तो इस घर से अर्थी में ही निकलूंगी, लेकिन उनके जाने के बाद तो पूत ही का पूत निकल गया। कुछ नहीं बेटा, मेरे ही कर्मों में कुछ खोट रही होगी, तभी ये दिन मुझको देखने पड़ रहे हैं। माई उठी और फिर से अंदर वाले कमरे में जल रहे दीप के पास जाकर बैठ गई। रीना ने सौरभ से कहा, इन माई की यादें इसी मकान से जुड़ी हैं, उनके दिल को कहीं और सुकून नहीं मिलेगा, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रहने दें। यहाँ रहेंगी तो इनका मन भी लगा रहेगा और अपना भी कुछ काम बन जाएगा। रीना की बात सुनकर सौरभ ने कहा, क्या तुम इन्हें नौकर बनाकर रखने की बात सोच रही हो? रीना ने कहा, नहीं, मैं इन्हें कोई तनख्वाह देने की बात नहीं कर रही। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये यहाँ रहेंगी तो मैं भी कहीं नौकरी कर लूँगी, बच्चों की देखभाल ये कर लिया करेंगी। यहाँ पर इन्हें अच्छा खाने को भी मिलेगा और इनकी देखभाल भी हम लोग करते रहेंगे। आखिर अब इनकी ज़िंदगी है ही कितने दिनों की। रीना की बात सुनकर सौरभ ने कहा कि कहीं इन्होंने इस मकान पर अपना हक जमाने की कोशिश की तो? रीना ने कहा कि मकान की रजिस्ट्री तो आपके नाम है, ये मकान तो आपका ही रहेगा। सौरभ ने कहा, क्या ये हमारे साथ रहने को तैयार होंगी? रीना ने कहा, क्यों नहीं, उन्हें रहने को एक छत मिलेगी और वही छत जिसके नीचे वे दुल्हन बनकर आई थी। उनकी अनगिनत यादें इस छत से जुड़ी हैं। सौरभ जरूर हमारी बात को मान लेगी, हमें भी माँ मिल जाएगी। हो सकता है मेरी सास के रूप में इन्हीं की सेवा करना मेरे भाग्य में हो। अब इसे आप मेरा स्वार्थ समझें या कुछ और। सौरभ काफ़ी सोच विचार के बाद रीना की बात को स्वीकारते हुए बूढ़ी माई के पास गया। माई की आंखों से लगातार आंसुओं की धार बहे जा रही थी और वह धीमे धीमे बदबुदा रही थी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पता नहीं यहाँ आ भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हारी इस भूमि पर जहाँ हम दोनों ने मिलकर न जाने कितनी रातें बिताई थी। इसी समय सौरभ ने कहा, माई अब आप कहीं नहीं जाएंगी, अब आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। नवीन न सही, मैं तो हूँ, मैं भी तो आपके बेटे के समान ही हूँ। भले ही आपने मुझे जन्म न दिया हो, लेकिन संस्कार तो आप जैसी माँ से ही मुझे मिले हैं। सौरभ की बात सुनकर माई सौरभ को एकटक देखती रह गई।
माई को लगा जैसे उनके सामने उनका कान्हा खड़ा है, जिसे उसने इसी कमरे में एक दिन लाकर बिठाया था और रोज़ सुबह शाम उसे स्नान कराती थी, खाना खिलाती थी, रात को लोरी सुनाकर सुलाती थी। सौरभ ने माई का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी मेरे साथ, अपने परिवार के साथ। अब से ये घर आपका है, आपका ही था, आपका ही रहेगा। आपको इस भूमि से कोई अलग नहीं कर सकता। आपका सपना जरूर पूरा होगा। अब आपका कंधा मैं बनूंगा। कुछ ही दिनों में रीना को भी एक कंपनी में डाटा एंट्री का काम मिल गया। बूढ़ी माई सुबह दोनों बच्चे हाथों से उन्हें स्कूल के लिए तैयार कराती। बच्चे भी बूढ़ी माई का प्यार पाकर दादी दादी कहते नहीं गाते थे। बूढ़ी माई अब बूढ़ी माई नहीं रही थी, वह तो सबकी दादी बन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता जा रहा था। एक दिन सौरभ ने रीना को उसके ऑफिस में फ़ोन किया कि आज शाम को किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खाते पीते हैं। आज हो सके तो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रीना ने कहा ठीक है। शाम को सौरभ और रीना जब घर आए तो रीना की बेटी आरती ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही सौरभ और रीना ने घर में प्रवेश किया, अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। आरती और ऋषभ एकदम से बोल पड़े, हैप्पी बर्थडे मम्मी। पूरा कमरा गुब्बारों और रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से जगमगा रहा था। कमरे के बीच टेबल पर सुंदर सा केक रखा था। आरती बोली, मम्मी ये केक दादी जी ने अपने हाथों से बनाया है। ऋषभ बोला, पापा ये डेकोरेशन दादी ने और हम दोनों ने मिलकर की है। सौरभ ने पूछा, आरती दादी कहाँ है? ऋषभ बोला, दादी हम सबके लिए गुलाब जामुन बना रही हैं। आरती बोली, मम्मी आज दादी ने बहुत सारे पकवान बनाए आपके लिए। मेरे मुंह में तो बार बार पानी आ रहा है उनसे निकलने वाली खुशबू से। इसी समय दादी भी कमरे में आ गई और रीना को अपने गले लगाती हुई बोली, जुग जुग जियो मेरी लाडो। और दादी ने रीना का हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ में छोटी सी डिब्बी रखते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। रीना ने डिब्बी खोलकर देखा, उसमें सोने का मंगलसूत्र था। रीना बोली, ये क्या है दादी? ये तो सोने का लग रहा है। दादी बोली, बस एक यही निशानी संभाल कर रख सकी अपने पति की। उन्होंने ये मुझे अपनी शादी में दिया था। अब मैं इसका क्या करूँगी? अब तो ये तुम्हारे गले की शोभा बनने के योग्य है। रीना दादी के गले से लिपट गई और सोचने लगी, आज मेरी पूजा सफल हो गई। हे कान्हा, आज तूने मुझे मेरी माँ के दर्शन करा दिए। मैं धन्य हो गई कान्हा, मैं धन्य हो गई। दोस्तों, कहानी कुछ लंबी जरूर है, लेकिन इस बात का पुख्ता सबूत पेश करती है कि अगर आप में पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है ईश्वर में, तो वह आपकी जरूर सुनता है। वह कहाँ से किस कड़ी के साथ जोड़कर आपके विश्वास को पक्का करेगा, यह कहा नहीं जा सकता। रीना और सौरभ ने एक बेसहारा माँ को आश्रय देकर अपने धर्म का पालन किया और बूढ़ी माँ ने अपनी ममता के सहारे पराये बेटे को अपना बेटा पा लिया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले शुक्रवार पुनः मिलूंगा। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।